आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज अकेडमी रीवा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना ऑनलाइन वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो उस वीडियो के सीक्वेंस में आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत हम आज बल के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों वो डेडिकेटेड होगा आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और एमपीएसआई के लिए खास तौर से। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि बल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा बल होता है, बल एक बाहरी कारक होता है। बल जो है वह एक बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु में बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु में गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है अथवा गति प्रदान करने का प्रयास करता है, गति प्रदान करने का प्रयास करता है। और इसी के अपोजिट देखें, अगर कोई वस्तु मान लीजिए स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है, वो गति में नहीं है, स्टॉप कंडीशन में है, तो उसमें क्या करता है, गति लाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वस्तु गति में है तो उसको विराम अवस्था में लाता है। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गति देता है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु गति में है तो उसको जड़त्व का नियम ये बताता है, मतलब उसको स्थायी अवस्था में लाता है, तो उसे हम कहते हैं बल। बल एक ऐसा बाहरी कारक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए समझिए कि यहाँ पास टेबल रखी हुई है और टेबल में हम बल अप्लाई कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो जिस दिशा में हम धक्का दे रहे हैं उसी दिशा में वो टेबल गति करने लगेगी, मोशन पे आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं बल। दोस्तों, अब आते हैं देखते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बल हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है संपर्की बल होता है, एक संपर्की बल होता है और दूसरा असंपर्की बल होता है, असंपर्की बल होता है। अब देखते हैं संपर्की बल क्या होता है। संपर्की बल को कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो संपर्की बल को जो है पेशीय बल के रूप में भी जानते हैं। पेशीय बल, जितने हम मांसपेशियों के माध्यम से जितने बल अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे संपर्की बल कहलाते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण होता है घर्षण बल। पूछ लिया जाता है कि घर्षण बल कैसा बल है, तो घर्षण बल ध्यान रखिए ये संपर्की बल होता है। जब किसी वस्तु के संपर्क में आने पे जो बल कार्य करता है उस बल को हम कहते हैं संपर्की बल कहते हैं। इसके अंतर्गत पेशी बल आता है। जैसे मान लीजिए कि अपन टेबल को धक्का दे रहे हैं, तो टेबल और हमारे हाथ के बीच में एक संपर्क आएगा, उसके बीच में एक कांटेक्ट स्थापित होगा। उस कांटेक्ट के कारण जो है जो बल उसमें काम करेगा उस बल को हम क्या कहेंगे, संपर्की बल कहेंगे। जितना हाथों के माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से, मसल्स के माध्यम से जितने बल लगाएंगे वो सभी संपर्की बल कहलाएंगे। संपर्की बल का उदाहरण पूछे तो ध्यान रखिए घर्षण बल जो है तो सबसे महत्वपूर्ण संपर्की बल होता है। घर्षण बल दोस्तों हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, आगे चल के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं घर्षण बल से लेकर के। अब आते हैं असंपर्की बल में आ जाते हैं। असंपर्की बल वे बल कहलाते हैं जिनमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चुंबकत्व को देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण को देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण में अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो तो वो धरती की तरफ वापस आती है, तो पृथ्वी क्या करती है कि उस वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई करती है। उन दोनों वस्तुओं के बीच में संपर्क नहीं होता है, उनके बीच में दूरी होती है, उसको अपन कहते हैं असंपर्की बल। असंपर्की बल के अंतर्गत आता है जैसे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और
नेक्स्ट आता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्रीय बल, ये जितना मैंने नाम लिखा, विद्युत चुंबकीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो या नाभिकीय बल हो, अपकेंद्री बल हो, अभिकेंद्री बल, इनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से ये सारे के सारे बल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असंपर्की बल कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन आकर के देखते हैं, इसमें से घर्षण बल को देखते हैं और प्रत्येक को एक एक करके हम समझते जाते हैं कि ये बल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो घर्षण बल होता है दोस्तों, घर्षण बल देखिए एक क्षयकारी बल होता है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि घर्षण बल जो होता है एक क्षयकारी बल होता है, इसमें एनर्जी का क्षय होता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्षय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मशीन के कल पुर्जे होते हैं उनमें लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है ताकि उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है, वो कम हो जाए। घर्षण बल में एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये क्षयकारी होता है। क्षयकारी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, दो मशीनें कल पुर्जे आपस में चल रही हैं, आपस में संपर्क में है, घूम रही हैं, तो धीरे धीरे वे कल पुर्जे क्या होते हैं? घिसने लगते हैं। तो ये घर्षण बल के कारण वो घिसने लगते हैं और मशीन की कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो मशीन की कार्य क्षमता अच्छे से हो, इसके लिए अपन स्नेहक या लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। जैसे तेल देते हैं, उसमें ग्रीस देते हैं, तो ये जो है ये इसलिए इसको हम क्षयकारी बल कहते हैं। और घर्षण बल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल ये क्या होता है? इसके बारे में ये ध्यान रखिए कि इसका मान सबसे अधिक होता है। जितने भी घर्षण बल होते हैं सबसे ज्यादा मान इसी का होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, तो ध्यान रखिए स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब इसको देखिए कि ये होता क्या है। सबसे ज्यादा इसका मान होता है और ये स्थैतिक घर्षण बल है क्या? स्थैतिक घर्षण बल दोस्तों वो होता है कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, दूसरी वस्तु उसके अध्यारोपित है और एक वस्तु ये स्थिर है और ये मेरा हाथ घूम रहा है, चल रहा है, तो जो बल कार्य कर रहा है दोनों के बीच में वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। एक वस्तु इसमें स्थिर रहती है, दूसरी वस्तु उसके ऊपर घूमती रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप चक्की के जितकों को ले सकते हैं, चक्री को ले सकते हैं और मशीन में प्रयोग होने वाली पुल्ली को ले सकते हैं। ये सब इनमें सब में स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि एक वस्तु जो है वो स्थिर रहेगी और जो वस्तु स्थिर रहेगी उसके ऊपर दूसरी वस्तु जो है वो राउंड लगाएगी, चक्कर लगाएगी, वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। इसका मान सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में आता है स्पर्श या स्पर्शी आता है। स्पर्शी घर्षण बल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज स्लाइड कर रही है, इस तरह से स्लाइड कर रही है, स्पर्श करके जो चले, अगर हम अपने हथेलियों को ऐसे रोल कर रहे हैं तो स्पर्श हो रही है दोनों हथेलियां, तो ये कहलाता है स्पर्शी घर्षण बल। इसका मान जो है इससे थोड़ा सा कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट फंस जाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कम कौन सा होता है। फिर इसके बाद तीसरा होता है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल होता है। लोटनिक घर्षण बल देखिए ये होता है कि अगर किसी वस्तु में कोई चीज अगर आप रोल करते हो, जैसे मान लीजिए अपन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, जैसे मान लीजिए बोर्ड ही है, देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से मार्कर को छोड़ दें तो ऐसे ही रोल करता हुआ नीचे गिरेगा, तो ये कहलाता है लोटनिक बल कहलाता है। ये ऐसे रोल करते हुए गिरेगा, इस कारण से इसको हम लोटनिक बल कहते हैं। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि लोटनिक बल का मान सबसे कम होता है। जितने ये तीनों घर्षण बल होते हैं, तीनों घर्षण बल में सबसे कम अगर कोई घर्षण बल होता है तो वो कहलाता है अपना लोटनिक घर्षण बल होता है। और घर्षण बल जो है ये क्षयकारी होता है, एक चीज ये ध्यान रखना है। और घर्षण बल जो है वो संपर्की होता है। आप देख रहे हो कि मैंने तीनों में बताया कि तीनों में वस्तु क्या करेगी, संपर्क में आएगी, और जब तक संपर्क में नहीं आएंगी वस्तुएं तब तक जो है घर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे हम पेन से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, ये किसका एग्जांपल है, ये घर्षण बल के कारण हमारा पेन चल रहा है। ये घर्षण बल के कारण जो है
हमारा ये पेन चल रहा है, इसमें हालांकि एक और सिद्धांत काम करता है, केशिकत्व का सिद्धांत काम करता है, उसको अपन बाद में समझेंगे। दूसरा अगर अपन देखें, हम पृथ्वी पर जो चलते हैं, जो चल पाते हैं, वो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। चलने की जो प्रक्रिया होती है वो घर्षण बल के कारण ही होती है। जो मशीनें हमारी कार्य करती हैं, मशीनें, उन सभी में घर्षण बल होता है। मशीनें, जितनी भी मशीनें कार्य करती हैं उन सभी में घर्षण बल होता है। दोस्तों इतनी चीजें आपको घर्षण बल के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद अब आ जाते हैं असंपर्की बल में और देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? देखो विद्युत चुंबकीय बल में ये देखो, दूसरा हमारा विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल है, देखो विद्युत चुंबकीय बल जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विद्युत बल और दूसरा होता है चुंबकीय बल। ये दोनों हैं क्या? देखो बहुत आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखो जो विद्युत बल होता है वो आवेश के बीच में आता है। जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, हम जानते हैं कि अगर ये दोनों आवेश जो है समान होंगे, इनमें इक्वल चार्ज होगा तो इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत चार्ज होगा तो इनके बीच में आकर्षण होगा। सपोज करते हैं कि ये कोई Qn नाम का या यहाँ पास Qt नाम का ये दो चार्ज हैं, आवेश हैं। हम जानते हैं कि ये आवेश इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये आवेश अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसी बल को हम कहते हैं विद्युत बल कहते हैं। ठीक है ना? दो आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, उस बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल बोलते हैं। जबकि चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल जो होता है दो ध्रुवों के बीच में काम करता है। जैसे पृथ्वी पर ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है, तो दो ध्रुव होते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, सपोज करिए, और ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल भी साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल भी नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है इस बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल के बारे में एक चीज बता दूं कि न्यूटन ने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था चुंबकीय बल को लेकर के। न्यूटन ने कहा था कि अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, वास्तव में न्यूटन ने इनको पिंड कहा था। अगर अपन मान लें कि इसका मास जो है m1 है और इसका मास जो है m2 है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो इनके मास के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि इनकी दूरी का जो है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रूफ करने का प्रयास करें तो न्यूटन ने इसी फार्मूले को ऐसा लिखा। उन्होंने कहा कि जो फोर्स है, जो लगने वाला बल है, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, m1 into m2। और जो दूरी होती है, जो रेडियस होती है, यहाँ r लिया जाता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएं तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कैपिटल G m1 into m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। इसका मान हर जगह एक समान होता है, सभी वस्तुओं पर लागू होता है। तो ये फार्मूला अपन ध्यान रख सकते हैं। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम यही है। और अगर इसको हम थ्योरी के माध्यम से देखना चाहें तो ये देखिए Fr जो है ये फोर्स है, ये जो कैपिटल G मैंने किया है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। m1 जो है एक पिंड का मास है, m2 जो है दूसरे पिंड का मास है। ये जो r यहाँ पर है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ d² भी हो सकता है, r² भी हो सकता है, लेकिन r² आप करें क्योंकि ये अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की त्रिज्या होती है, इस कारण से इसको r² करना ज्यादा जरूरी होता है।
इसका कभी कभी मान भी पूछ लिया जाता है कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान भी आपको याद रखना है, लगभग 6.67 × 10⁻11 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू एग्जैक्ट होती है, हर जगह पे होती है। हालांकि ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर इनमें कुछ वेरिएशन होता है, उसको अपन बाद के वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इसके पहले हमने डिस्क्राइब किया विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। चुंबकीय बल में एक चीज और ध्यान रखिए, चुंबक में एक चीज और ध्यान रखिए, चुंबक को इंग्लिश में हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये मैग्लेनिया नामक खदान से सबसे पहले इस तरह के पत्थर पाए गए थे, इस कारण से इसको इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट में हम जानते हैं दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल होता है, दूसरा होता है साउथ पोल होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विद्युत चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो कहां से गुजरती हैं, तो ध्यान रखना है हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ये ध्यान रखना है, जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, हमेशा उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ये ध्यान रखना है, कभी भी साउथ पोल से नहीं निकलती हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा कोई मैग्नेट है, इसको हिंदी में हम दंड चुंबक भी बोलते हैं, ये हमारा मैग्नेट है, इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज करें ये N है और ये S है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है? अपन क्या करते हैं कि एक डोरी से बांध देते हैं चुंबक को, स्वतंत्र पूर्वक लटका देते हैं, तो जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा वही कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा वही कहलाता है साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ और साउथ में चुंबक रुकता ही है, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस पोल से निकलती हैं, तो ध्यान रखिए नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर से होकर के वापस गुजर जाती हैं। ये जो ऐसी ऐसी रेखाएं हमने खींच रखा है, ये कहलाती है चुंबकीय बल रेखाएं। ये दोनों तरफ होती हैं, ये ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं। इनकी एक क्वालिटी ये होती है कि कभी एक दूसरे को ये काटती नहीं है, काटती नहीं है। कभी काटने का मतलब यहाँ पास जो है इंटरसेक्ट से है, काटने का मतलब ये समझिए कि इंटरसेक्ट है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इतनी चीजें आपको चुंबक के बारे में ध्यान रखना है। चुंबक को गर्म करने या पीटने से चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्म करने अथवा पीटने से चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, पीटने से चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पास ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी चुंबक कैसे उसका चुंबकत्व नष्ट होता है, तो ध्यान रखिए अगर आप मैग्नेट को गर्म करोगे अथवा उसको पीटोगे, है ना, तो उसका चुंबकत्व जो है धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। ये कहलाता है हमारा चुंबकीय बल। दोस्तों अब आते हैं अपन नाभिकीय बल क्या होता है उसको समझते हैं। नाभिकीय बल जो है, नाभिकीय बल होता क्या है? नाभिकीय बल बेसिकली दो तरह का होता है, मैं समझाता हूं। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, देखते हैं। नाभिकीय बल, अब इसको हम कहेंगे क्या? नाभिकीय बल को इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे सपोज करते हैं ये हमारा कोई एटम है, एटम का ये वाला पार्ट जो है वो सपोज करते हैं ये नाभिक है। नाभिक में हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि जो यहाँ पास ये रास्ता होता है, खोखला रास्ता जो होता है, यहाँ पास पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक में दो बल हमेशा काम करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके आधार पर ये बल दो तरह का हो जाता है, एक होता है प्रबल बल, प्रबल बल होता है एक, और दूसरा होता है दुर्बल होता है अथवा कमजोर होता है, कमजोर बल होता है। अब ये देखें कि प्रबल बल क्या होता है और कमजोर बल क्या होता है। प्रबल बल वो होता है जिसमें नाभिक का निर्माण हो, नाभिक टूटे नहीं, नाभिक जिसमें टूटे ना बल्कि नाभिक जिसमें जुड़े, नाभिक में जिसमें जुड़ाव होता है, फ्यूजन होता है, वो बल कहलाता है प्रबल बल कहलाता है। ऐसा कोई बल जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाएं,
उस बल को हम कहते हैं प्रबल बल कहते हैं। जबकि दुर्बल बल वो होता है या कमजोर बल वो होता है जिसमें एक नाभिक ही टूट जाए, विखंडित हो जाए, तो जिसमें संलयन की प्रोसेस होती है उसमें प्रबल बल होता है, जिसमें विखंडन की प्रोसेस होती है उसमें हमेशा कमजोर बल या दुर्बल बल इत्यादि या वीक बल इत्यादि बल जो है कार्य करते हैं। इसी के आधार पर दो और बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, और दूसरा होता है अपकेंद्र बल। इसको समझिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो हम सबके घर में वॉशिंग मशीन होता है, इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि जो मक्खन निकलता है वो किस बल के कारण निकलता है, तो यही बल काम करता है। अब इसको समझ लेते हैं, अभिकेंद्र बल क्या होता है और केंद्र बल क्या होता है। जैसे दोस्तों जब रोड में कोई टर्निंग आती है तो आपने देखा होगा कि हम सब बाइक चलाते समय अपने बॉडी को और बाइक को मोड़ की तरफ, केंद्र की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। अगर ना झुके तो हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाएगी, है ना। तो जो केंद्र की तरफ लगता है वो कहलाता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभि माने होता है सामने, केंद्र माने केंद्र के सामने की तरफ जो बल लगे वो कहलाता है अभिकेंद्री, और दूसरा होता है अपकेंद्री होता है, मतलब केंद्र से ऊपर जा रहा है, केंद्र से बाहर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो बल काम करेगा तो इस डायरेक्शन में करने वाले बल को हम अपकेंद्री बल कहेंगे, और जो ये बल काम कर रहा है इसको हम अभिकेंद्री बल कहेंगे। इसको हम इस फार्मूले से समझने का प्रयास करें, जो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है प्रोटॉन की तरफ बल ये कहलाएगा अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल ये कहलाएगा, लेकिन जो प्रोटॉन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम कहेंगे अपकेंद्री बल। दोस्तों ये हमारा वीडियो 2 से 3 बार देखिए, इसके बाद हमें यकीन है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।